और ये सब मानवीय है। हाँ, तो अब अगर ये सब मानवीय है, हालांकि उसका टारगेट कुछ और है। ये हम्म। चरणबद्ध तरीके से इसलिए किया जाता है ताकि अमानवीय कदम उठाने में ये प्रिपरेशन है सारी। हम्म। अभी तक अमानवीय कदम शायद आप लोगों ने अभी ठीक से देखा नहीं है, आने वाला है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पर मेरा कहना यह है कि यदि मान लीजिए कि कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई संगठन यदि शारीरिक, मानसिक ये सब यातनाएं या ये सब जोर जबरदस्ती करता है, तो वो मानवीय है या अमानवीय है? ये मानवीय है जी, बिल्कुल 100% क्लियर हो चुका है। हाँ, क्योंकि मानवीय होने में कोई अटैक नहीं करेगा, ये सोचना, ये अपने आप में आपका मतलब, या तो आप राम राज्य की कल्पना में बिजी है, या तो आप अभी ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अटैक करना मानवीय है और डिफेंस करना भी मानवीय जी है। तो बिल्कुल समझ अटैक गया। करने वाला जो है, वो उसने जो कुछ भी किया है और आप उसको डिफेंस नहीं कर पाए, ये अपने आप में आपकी कमजोरी है। सामने वाले को हम्म। अमानवीय कहने से आपकी ये कमजोरी छुपाई नहीं जा सकती। हम दिन में बात कर रहे थे ना, हिंसक और अहिंसक में क्या फर्क है। मतलब हाँ, हाँ, हाँ। अहिंसा जो है वो क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कमजोर हैं। हम्म। हाँ, वो अहिंसा का यहाँ से मतलब, रिलेट कर पाते। देखिए, अहिंसा का मतलब कुछ और ही है। पर क्योंकि पिछले कुछ दशकों में या सदियों में व्यक्ति को इस बात से थोड़ा पीछे धकेला गया है, और ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। मेरा आप जी। लोगों से सवाल यह है कि अब तक जो ये पूरा जो तंत्र चला है, क्या उस तंत्र ने कोई भी अमानवीय कदम व्यापक रूप से उठाया है या नहीं उठाया है? अभी तक वो व्यापक रूप से नहीं उठा पाया जी, पर वो उठाने हाँ, वाला है, इतना क्लियर हो चुका है। हाँ। ओके, जी। ओके। जी। मतलब ये है कि अभी तक का जो सबसे तेज हमला है, वो अभी अमानवीय नहीं हुआ है। वो मानवीय है अभी तक। तो मानवीय हमला जो है वो शरीर पर हो सकता है, वो आपके मन पर हो सकता है, मतलब आपको ललचाना एक किस्म का हमला ही है। पर अगर मैं आपको ललचा रहा हूं और आपके अंदर लालच का जन्म हो रहा है, तो फिर ये बैटल वो जो है मानवीय है उसमें जी, ना मैं, वो भी हाँ, मानवीय है। मानवीय। भाई, जी। जैसे जैसे आपको ललचाया जा सकता है, वैसे ही तो आपके पास एक क्षमता थी स्थिर होने की, जो आप नहीं कर जी। पाए। तो ये जी। इक्वल है, अभी अभी कोई इतना इनबैलेंस नहीं है सिचुएशन। आई होप और कि मेरी बातें समझ में आ ऐसा, रही। अगर हाँ, ऐसा माहौल वो बना दे कि कोई उकसाए, और फिर वो उकसे भी ना, मतलब वो बिल्कुल बेसिक इंस्टिंक्ट खत्म कर दे, अगर बेसिक नेचर इंसान का किसी भी हम्म। तरीके से, तो वो फिर अमानवीय हो जाए। हाँ, अमानवीय का मतलब होता है कि व्यापक रूप से बीज को बदलना। बीज को बदलने से आप ऐसा समझिए कि भाई, मनुष्य जब पैदा हुआ और पैदा होने के बाद उसको ट्रेनिंग देके कमजोर किया गया। इसमें ट्रेनिंग देने वाले की बुद्धिमत्ता तो है ही, पर जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग हुई उसकी अपनी नाकामी भी है। वो भी इस हुँ, हमले को नहीं झेल पाया, ये भी है। अगर उसके हुँ, जन्म से पहले ही कुछ कर लिया जाए, तो उसमें उसका बेचारे का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं सकता था। मतलब कि हुँ, अब आपको समझ में आएगा कि अब तक के जो भी हमले हैं वो मैक्सिमम साइकोलॉजी तक गए हैं। हुँ, भाई, एडवर्टाइज दिखा के, आपको कोई पिक्चर दिखा के, आपको कोई स्टोरी दिखा के, आपको डंडे मार के या कुछ भी करके यदि आपका शोषण हुआ है, तो मैं उसको अमानवीय नहीं कहता। मैं उसको अभी भी मानवीय ही कह रहा हूँ, क्योंकि जितना डंडा उठाने का उसको हक था, चाहे वो उतना ही कानून से हमें भी मिला था। हो, उतना आपको बिल्कुल, भी था, पर आप नहीं कर बिल्कुल। पाए, तो उसमें मतलब आप उसको अमानवीय कम से कम नहीं कह सकते। हुँ, आई सही, होप कि मेरी बातों को आप रिलेट कर पा रहे हैं। कोई साथी है बिल्कुल। जिसको ये थोड़ा थोड़ा अजीब लगता है या थोड़ा एक्स्ट्रा लगता है, तो आप मुझसे बात करें। जी, विश्वजीत, क्या कहेंगे? अमानवीय के बारे में बताइए आप। आप क्या समझते हैं, पहले ये बताइए। मेरी समझ जो है वो थोड़ी डेंजरस है, तो उसको हम थोड़ी देर मतलब के बाद कि समझेंगे। आप क्या समझ रहे हैं, मानवीय आपने अमानवीय के बीच बोला में ना आपके कि लिए क्या आता है? किसी को मार के जबड़ा तोड़ दो तो वो हो हम्म। गया अमानवीय। नहीं, मेरी बात छोड़िए, आप क्या समझ रहे हैं, मेरी बात के ऊपर आएंगे। आप क्या समझ रहे हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि अमानवीय का मतलब कि ये कि जो मानव के मतलब इंसान के हित में ना हो, अहित में, और इंसान का हित किस में है? जिसमें उसका मन लगता है और ओके, जिसमें उसका ये मन यही नहीं यही लगता है, है। यही दिक्कत है कि आप जो बता रहे हैं उसका और मीनिंग निकलेगा। आप बता रहे हैं कि उसमें ह्यूमन का हित हो, तो फिर आपको हित की व्याख्या करनी पड़ेगी।
हित का मतलब जिसमें उसमें उसको मन लगे, जिस काम को करने में उसको अच्छा लगे। हाँ हाँ, तो ये अब अच्छा लगने की व्याख्या कर दीजिए। अच्छा का मतलब खाना खाने में उसको अच्छा लगता है तो ये अच्छा एग्जाम्पल हुआ भाई साहब, ये एग्जाम्पल हुआ, एग्जाम्पल तो लाखों हो सकते हैं। हम यहाँ मूल बिंदु की पड़ताल कर रहे हैं। तो मानवीय और अमानवीय के बीच का अंतर क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो क्या आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे? मानवीय और अमानवीय का मतलब यही होता है जो इंसान के हित में है, और हाँ हाँ मानवीय जो भैया, उसके ये हित बता में। दिया आप, पर आप जो हित की बात कर रहे हैं उसकी कोई व्याख्या है आपके पास? हित की व्याख्या तो अनंत है वैसे तो। हाँ हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि असुर ऑलरेडी इतना हावी है कि आपको सीधा सीधा जाने की जगह उसने अनंत तक पहुंचा दिया, ताकि आप उस उलझन से बाहर ही ना निकल पाए। जी जी। क्योंकि आप कह तो रहे हैं कि वो हित की बात है, पर हित क्या है उसकी अगर व्याख्या करने जाएंगे, देखिए उदाहरण तो दोनों तरफ के हो सकते हैं। आप सबको शायद ये 13 दिनों में आई डोंट नो पता चला है या नहीं चला है कि मैं बहुत लिमिटेड उदाहरण देता हूं, और आपके जो उदाहरण है उस सारे के सारे उदाहरणों को मैं इसलिए खारिज करता हूं क्योंकि उदाहरण आपको उलझाने के लिए होते हैं। मैं जो उदाहरण दे रहा हूं वो हल्के फुल्के और केवल अपने पॉइंट को आगे बढ़ाने के लिए उदाहरण है। उस उदाहरण को पकड़ के नहीं बैठना है। कुल मिलाकर मैं बात जो कर रहा हूं वो ये है कि यदि अमानवीय और मानवीय दो अलग चीजें हैं, तो क्या उन दोनों के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस आपको पता है? नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं पता है। ओके ओके, जी जी। आशा जी आप बताइए, कुछ बता पाए तो। अगर हमारी जो चर्चा चल रही है उसमें कहीं भी आप जंप कर सकते हैं किसी पॉइंट पर। मेरा सवाल ये था कि भाई असुर जो है, या जो असुरी शक्तियां है, उसका जो शोषण का पूरा इंतजाम है वो अभी अमानवीय है या मानवीय है? अमानवीय। जरा व्याख्या कर दीजिए, अमानवीय आप किसे कहते हैं? जैसे वो दिखाते हैं ना भी। उदाहरण नहीं, व्याख्या व्याख्या। उदाहरण करेंगे तो उदाहरण तो मैं आपको इसके ऑपोजिट बताऊंगा। बीज की सुरक्षा जैसे, और बीज में बदलाव। बीज की सुरक्षा है मानवीय और बदलाव है अमानवीय। ओके, तो आपके बीज में बदलाव हुआ है? नहीं, मेरे तो नहीं हुआ अभी। आपके साथ असुर ने कोई अमानवीय कृत्य किया है अब तक आपके साथ? नहीं। ओके, विश्वजीत आप बताइए, क्या आपका बीज बदला हुआ है? नहीं। यहाँ जो भी साथी सुन रहे हैं उसमें से किसी का भी बीज बदला हुआ है? नहीं बदला हुआ है। जी नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप सबके साथ ये असुरी शक्ति ने अब तक एक भी अमानवीय कदम नहीं उठाया है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये तो पच ही नहीं रहा। हाँ, तो ये तो टॉयलेट हो जाए ऐसा है ये। भाई मैं ये कह रहा हूं कि आप में से अगर आप ये बता रहे हैं कि भाई बीज में बदलाव जो है वो अमानवीय है और बीज की रक्षा जो है वो मानवीय है, भाई ठीक है। तो आप में से किसी भी व्यक्ति के साथ ये अमानवीय कृत्य हुआ है क्या? तो नहीं। अब आप मुझे बताइए कि असुर का अब तक का जो भी ऊर्जा खींचने का कार्यक्रम है वो अभी थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि अमानवीय नहीं है, मानवीय है। तो मानवीय तरीका किस हद तक पहुंचा है, क्या उसके बाबत आपकी कोई स्पष्टता है? जी राजेंद्र जी, स्वागत है आपका। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस सवाल के ऊपर तो कह सकते हैं। नहीं सुन रहा हूँ। ओके ओके सो जी। हाँ जी, हाँ जी, जी जी हाँ, जी, कैलाश जी बताइए। ये मानविक और अवमानिक के भीतर इतना मेरे फर्क लगता है। अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया ना, वो आपको सही माने माया की तरह सही लगता है। जैसे कि मान लो मैं कोई कैमरा लगाया किसी फिगर को, वो पता चलेगा तो ये शूट करेगा, उसका कोई भी एक्टिविटी सबको पता चलेगा। ये जो शूट करेगा ये पहले से फीड हुआ है, लेकिन ये कोई मानव डिसाइड नहीं कर रहा है।
तो वही जो है ना, वही अब आने वाला है, वही होगा जो अमानविक। अभी तो मानव जब करता है, पहले डिफाइन तो करिए अमानवीय मानवीय का फर्क तो बताइए। जो जो मानव के द्वारा किया जाता है और मानव की गुण के आधार से, मानव गुण में, तो वो मानवीय है। जो मानव गुण से कोई दूसरी ऐड करके उसको गुण को डिफेक्ट करके उसी से काम लिया जाता है, तो वही अमानविक होगा ओके, और मेरे मानव का हिसाब। क्या है गुण? क्या है मानव का गुण? मानव का गुण है कि समझ, माने किसी चीज को वो समझ सकता है, एक बार समझ नहीं की समझ व्याख्या पाया, कर दो बार। दीजिए, समझ हैं? की व्याख्या करिए, समझ की व्याख्या कर दीजिए। समझ की व्याख्या, समझ की व्याख्या मेरे से हो नहीं पाएगा अभी। हाँ भैया, वही तो जानता मैं हूँ बात लेकिन कर रहा हूँ बता कि नहीं सकता। आप सब लोग अपने आप को इतना महान मान रहे हैं कि आप जान तो चुके हैं पर बता नहीं सकते। तो अमानवीय हाँ कहाँ हुआ मेरे हाँ भाई? ये तो आपकी कमजोरी हुई कि आप हम्म, नहीं बता सकते। अमानवीय हाँ का हाँ, मतलब ये है कि उसने स्ट्रक्चरली कोई चेंज किया है। तो क्या आपके पास आपका डीएनए है या किसी और का डीएनए है? हमारा क्या? डीएनए है। तो फिर आपने आपके साथ असुर ने कौन सा अमानवीय काम कर दिया, ये बताइए ना। नहीं, हमारे से कुछ नहीं किया अभी। ओके, तो अब आप मुझे बताइए कि आपके साथ या यहाँ पैनल में जितने भी लोग हैं उसमें से किसी के साथ उसने अमानवीय कृत्य एक भी नहीं किया है फिलहाल। नहीं तो हुआ, अब नहीं हुआ। आपको अगर पूरे वर्ल्ड को एनालाइज कर रहे हैं कि असुरी तंत्र जो है वो अमानवीय कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, या अमानवीय नहीं मानवीय ही कर रहा है, पर वो मानवीय एक्टिविटी अभी किस चरण पर है, अगर आप बता पाए तो। वो अभी प्रिलिमिनरी स्टेज में है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लोगों को विश्वास दिलाएगा, वो माया में विश्वास दिलाए कि वही सत्य है, वो जो पहले वाला है सत्य। अब उसको मिटा रहा है, वो जो पहले किसी को देख के याद आ जाएगा, मानव को देख के मानव को याद आ जाएगी मैं मानव हूँ। अभी ये मानव को चेंज करना चाहता है कि नहीं ये मानव नहीं है, ऐसे कुछ गुमराह करना चाहता है। तो यही चरण है। वो गुमराह करने के लिए अटैक किस पर कर रहा है? माने मानसिक पर, माने मन साइको मन तब मन साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल अटैक है जी, ठीक। हाँ जी रोनित जी, आप बताएं। हाँ जी, तो अभी तक जो कर पाए हैं वो सिर्फ मानवीय है। इसका हम्म, मानवीय और अमानवीय का जो मतलब मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि दो व्यक्ति हैं और अगर दोनों युद्ध कर रहे हैं आपसरी में, तो वो जी मानवीय है, क्योंकि युद्ध होगा बीच में अगर उनके हाँ कॉन्फ्लिक्ट हो हाँ, रहे हैं होगा तो। ही। जी जी जी। हाँ, मतलब इसको हम ये समझ सकते हैं कि घर में अगर बर्तन है तो वो बजेंगे, यानी कि हम्म एक तलवार में दो म्यान नहीं आ सकती। एक तो राजा हम्म, रहेगा जिसके पास ज्यादा पावर है, वो अपना अधिकार जमा लेगा, वो कैसे भी जमाए, उसको साम दाम दंड जी भेद जी करना पड़े कुछ भी। हाँ ये हाँ, सारे जी जितनी भी जी प्रक्रिया में आई ना, वो सारी मानवीय है, क्योंकि वो बिहेवियर है। लड़ना भी जी बिहेवियर है, रोना भी बिहेवियर है, हंसना भी बिहेवियर है, किसी को मारना भी बिहेवियर है, किसी को पिटना भी बिहेवियर है, सब कुछ अपना हम्म, बिहेवियर है, तो ये मानवीय है। जी अमानवीय ये होता है कि इन सब के परे जाके कुछ ऐसी क्रिया कर देना जो उन ये बिहेवियर में है ही नहीं, वो इंसानी बिहेवियर में है ही नहीं, बेसिक नेचर नहीं है उसका। यानी जी कि जी अगर जी वो डीएनए में ही कुछ ऐसा बदलाव कर दें कि वो रूट हाँ से कट जाए, जो जो हाँ पृथ्वी का रूट है, रूट को है उससे काट दो उसको, ताकि वो समझ ही ना पाए कि भाई अपने हक की लड़ाई लड़नी होती है, अपने हक के लिए बोलना होता है। अगर कोई आप पे वार करे तो उसको अपनों को आपको बचाव करके या फिर उस पे पलटवार भी करना होता है। वो सारी चीजें अगर आप हम्म, रूट से काट दोगे तो वो जाके फिर अमानवीय होगा। तो अभी तक जी ये मानवीय कर पाए हैं और ये साइकोलॉजिकल तक जा चुके हैं, यानी कि पूरा दिमाग से खेल रहे हैं ये, यानी दिमाग को, ओ- चेतना को बिल्कुल खत्म कर पाए हैं। अब अगला स्टेप फिर वो हम्म, अमानवीय ही बच गया उनके पास। ओके ओके ओके, मतलब कि आप अब इस बात को शायद समझ पा रहे हैं कि अभी उनका अगला स्टेज अमानवीय है, पर अमानवीय स्टेज के लिए उनको पूरी तैयारी करनी पड़ती है। उस तैयारी में आपके शरीर को कमजोर करना, आपके विचारों को कमजोर करना, आपके संबंधों को कमजोर करना, आपकी इकोनॉमिक्स को कमजोर करना, और आपकी मेन साइकी को कमजोर करना, सोचने समझने की जो शक्ति है उस पर अभी वार हो रहा है। और उस पर वार जो हो रहा है उसका माध्यम बहुत सारा है। पर अगर आपको बहुत कम शब्दों में इसको डिफाइन करना हो तो ऐसे कह सकते हैं कि भाई अभी का जो हमला है वो साइकोलॉजिकल है। वो डंडा भी है, ऐसा नहीं कि डंडा नहीं है, डंडा है पर केवल डंडा नहीं है।
डंडे के साथ साथ आपको प्रलोभन भी दिया जाता है, प्रलोभन के साथ साथ आपको डराया भी जाता है, डराने के साथ साथ आपके इमोशन को मैनिपुलेट भी किया जाता है, उसके साथ साथ आपके पैटर्न को पहचाना भी जाता है, आपकी आइडेंटिटी को कवर भी किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी को एक्सप्लॉइट भी किया जाता है। ये सारी चीजें एक साथ हो रही है, और उसको यदि आप एक शब्द देना चाहे, उसको यदि आप एक पैटर्न देना चाहे, तो वो है साइकोलॉजिकल हमला। आज पूरे विश्व में जो हमला हो रहा है वो साइकोलॉजिकल है, और ये साइकोलॉजिकल हमला भी वास्तव मतलब कि मानवीय ही है, क्योंकि अगर कोई आपके ऊपर साइकोलॉजिकल हमला कर रहा है तो उस हमले को निरस्त करने का ऑलरेडी नेचर ने आपको कुछ दिया ही हुआ है। हाँ, ये बात अलग है कि आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अगर मैं आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करूं तो मैनिपुलेशन से बचने का तत्व भी आपके पास है ही। कब तक है? जब तक आपका डीएनए ओरिजिनल है तब तक। आप चाहे खा रहे हैं कुछ और, ये शायद हो सकता है कि उसके कारण आपकी मेमोरी में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, आपकी हेल्थ में थोड़ा फर्क पड़ सकता है, पर उससे डीएनए बदल नहीं जाता। कहने का मतलब ये है कि भाई डीएनए तक अभी असुर व्यापक रूप से नहीं पहुंचा है, पर अगर संपूर्ण नियंत्रण चाहिए तो संपूर्ण नियंत्रण के लिए डीएनए तक पहुंचना अनिवार्य है। तो आने वाला जो चरण होगा वो चरण के अंदर डीएनए तक असुर पहुंचेगा, क्योंकि उसका उसका जो मकसद है, उसका मकसद व्यवस्था नहीं है, उसका मकसद कंट्रोल है, फुल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल। जी विश्वजीत, समझ में आ रहा है कुछ? जी जी समझ में आ रहा है। संजय जी, कोई कोई समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई अतिशयोक्ति लगती हो, ऐसा कुछ? जी नहीं स्वामी, समझ में आ रहा है बिल्कुल। ओके ओके। आशा जी, कुछ बताना चाहेंगे आप? हाँ जी, आ रहा है समझ। जैसे नियम मर्यादाएं बनाकर मानसिक तौर पर कमजोर करना। जी जी। सरकारी नियम, सामाजिक नियम, मर्यादाएं इसके तौर पर मतलब मानसिक तौर पर कमजोर करना। देखिए, मनोविज्ञान जो है उसको आप केवल मानसिक नहीं कह सकते। मनोविज्ञान का अगर आप मीनिंग पूछेंगे मुझसे, तो मनोविज्ञान का मतलब होता है कि एक साथ आपके ऊपर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हमला करना। उदाहरण के लिए, यदि आपको कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़े या यदि आपका कभी किडनैपिंग हो जाए, तो आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएगी। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि मैं आप में से किसी व्यक्ति का किडनैप कर लूं, तो आपको ये शुरू में समझ में ही नहीं आएगा कि किडनैपर जो है वो आपको डराना चाहता है, वो आपको खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि यदि उसने आपको खत्म कर दिया तो पूरा गेम खत्म हो जाएगा। तो वो डराने के लिए वहां पर जितने भी लोग होंगे उनमें से कुछ लोग आपको डराएंगे और कुछ लोग आपके साथ बड़े भावनात्मक तरीके से पेश आएंगे। तो साइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप केवल समझ ना पाए कि सामने वाला आपके शरीर पर हमला कर रहा है, वो आपकी भावनाओं पर हमला कर रहा है, वो आपके अर्थतंत्र पर हमला कर रहा है, ये आपको समझ में ना आए, क्योंकि वो चौतरफा हमला होगा। भाई कानून का डंडा भी पड़ेगा, कोई गुंडा आपको आके छेड़ेगा भी, उसके साथ आपको कोई बैंक अकाउंट आपका हैक कर लेगा। ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब एक साथ होती है तो ये जो हमला है वो आज की तारीख में व्यापक है। आज की तारीख में दुनिया में क्या हो रहा है वो समझने में व्यक्ति को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि नहीं है, वो चीजों को लेके उलझा हुआ है, और तंत्र जो है वो चारों ओर से हमला कर रहा है। इसलिए मैं इस हमले को साइकोलॉजिकल कह रहा हूं, जहां सारे हमले एक साथ हो रहे हैं। पर इससे मतलब इससे निपटारा पाने का या इसका सामना करने का तत्व आपके डीएनए में मौजूद है। केवल फर्क इतना है कि उसको आपसे भुला दिया गया है, मिटा नहीं दिया गया है। अभी आपके पास वो चीज है ही। तो उसी कड़ी में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, या मैं जो आप सबसे बात कर रहा हूँ, वो इसी कड़ी में है कि क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो चीज मरी नहीं है, वो चीज आपके भीतर है, पर वो सोई पड़ी है, निष्क्रिय है। उसको एक्टिवेट किया जा सकता है। तो ये एक्टिवेट किया जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि केवल असुर को दोष देने से काम नहीं बनेगा। अगर उसको दोष देते रहे और अपने आप को सुलाते रहे, तो अगला चरण ऐसा है कि जब मेरी बातें या मैं जो बात कर रहा हूँ या आप लोगों को जो समझ में आ रहा है, उसका फिर कोई मोल नहीं रहेगा, क्योंकि उस लेवल पर ये सारी चीजें बेफिजूल हो जाएगी, इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा।
तो अब तक जो हमला है वो हमला मानवीय है। मैं उसको मानवीय इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो शरीर के ऊपर, आपकी भावनाओं के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर और आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर असर डालता है। अभी वो आपके डीएनए तक नहीं पहुंचा है, तो डीएनए को जगाने की ये बात हो रही है। इसलिए हो रही है क्योंकि नियंत्रण का जो अगला चरण होगा वो सीधा सीधा डीएनए के ऊपर हमला होगा, क्योंकि सारी चीजें डीएनए से नियंत्रित होती है, सारी चीजें आनुवंशिकता से नियंत्रित होती है। यदि उस आनुवंशिकता को छेड़ने का मौका भी हमने व्यवस्था को दे दिया, फिर इलाज नहीं हो सकता, फिर गुलामी पक्की हो जाएगी, फिर उस गुलामी से बाहर निकलना लगभग नहीं 100% नामुमकिन हो जाएगा। अब इस कड़ी में आप आईवीएफ को कैसे देखते हैं? मेरा ये सवाल है आप सबसे कि आईवीएफ जो है वो क्या दबे पांव समाज में आ रहा है, खुलेआम आ रहा है, या बहुत स्ट्रेटेजी के साथ आ रहा है? आईवीएफ के बारे में थोड़ा डेटा मैं आपको दे दूं। दुनिया का सबसे पहला कोई आईवीएफ का चाइल्ड है वो आई थिंक 1978 में है अमेरिका में, और भारत के अंदर भी शायद 90s के 90 के दशक में पहला आईवीएफ का बच्चा पैदा हो गया होगा। जितने भी आपको सेलिब्रिटी दिखते हैं उनमें से 50% से ज्यादा के बच्चे आईवीएफ के हैं। जितने भी बड़े उद्योगपति हैं जो आपको पॉपुलर नाम है जिनके, उनके लगभग बच्चे आईवीएफ के हैं। तो आईवीएफ जो है वो किस तरह से, आप उसको किस तरह से देखते हैं? वो समाज के ऊपर अपना जो शिकंजा है वो किस तरह से स्प्रेड कर रहा है, उसके ऊपर आपके विचार जानना चाहूंगा। कैलाश जी आपसे शुरू करेंगे। हम्म। ये आईवीएफ जो है ना, ये देखिए, एक प्लांट, दो वैरायटी का प्लांट को मिक्स करके तीसरी जो वैरायटी बनता है ना, उसमें इसका गुण प्रॉपरली रहेगा ना उसका। लेकिन नेचुरल में अगर कोई दूसरी क्लेन का दूसरी मेल फीमेल ज्वाइन करते जो बच्चा बनता है ना, वो नेचुरली डीएनए रहता है उसमें, क्योंकि नेचुरली है। लेकिन वो आर्टिफिशियली करते हैं जो मिलने वाला नहीं है नेचर में। एक मछली एक टमाटर पेड़ के साथ मिल नहीं पा रहा, लेकिन एक पिक्चर दिखा था कि मछली को टमाटर पेड़ में मिलाने से कुछ जो बनेगा ना, वो एग्जिस्ट नहीं होता नेचर में। इसी जो वो टेक्नोलॉजी को अभी मानव के अंदर जो ट्रांसप्रेशन किया ना, बड़ा बड़ा जो लोग आईवीएफ में पैदा हुआ है ना, उनको अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छा ये गुण वाला चाहिए। तो ये अच्छा अच्छा गुण ला के जब मिलाते ना, तो उधर जो पैदा होता वही वही डेंजरियस है। इसमें उस ओन चेतना नहीं रहेगा, इतना खत्म हो जाएगा। मेरे को यही ऐसा कुछ समझ है कि क्लियरली ओके, मैं बता नहीं पा रहा हूँ। ओके। ठीक ठीक ठीक। जी जी, रौनक जी आप बताएं। देखिए, तो आईवीएफ की हर जगह हम पहले तो पोस्टर देख रहे हैं आज के टाइम में कि मतलब कुछ भी नहीं हो रहा तो आईवीएफ करा लो है। और जैसे आपने बताया कि आईवीएफ पे तो लोन मिल रहा है आज के टाइम हाँ पे, कि हाँ, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप लोन लेके भी आईवीएफ, मतलब भविष्य में व्यापक सब्सिडी भी तरीके। मिलेगी। हाँ, भविष्य बिल्कुल में बिल्कुल। सब्सिडी मिलेगी। और हमें हैरानी नहीं होगी इस बात को सुन के, क्योंकि हमें अब खेल का पता लग रहा है। जी जी। तो मतलब इतने व्यापक रूप से आईवीएफ को फैला रही है सरकार, खुद फैला रही है, क्योंकि उसे भी पता है कि आईवीएफ से उनको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो हाँ हम अगर जैसे हम, और इसका ना एक और चीज है, जैसे ना हमारा जो माइक है फोन का, वो हमारी बातें सुन रहा है, एआई है उसमें। अब हाँ। हम अगर यहाँ पे आईवीएफ आईवीएफ 5-10 बार बोल देंगे ना, तो फिर वो ऐड आनी स्टार्ट हो जाती है उन चीजों की। जो चीज आप बोलोगे ना वो उसी चीज की ऐड दिखाएगा। अब कोई बंदा पहले से परेशान है, अगर उसको बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, वो 3-4 आदमियों से बात करेगा, भाई मेरे को दिक्कत है और ऐसे कंसीव नहीं हो रहा, तो वो ऑटोमेटिकली एआई कैच कर लेगी उसको, फिर ऐड आनी स्टार्ट होंगी। अब अगर वो दिन में 10 बार ऐड को देख रहा है ना, तो 5 बार तो उसका दिमाग जाएगा कि करवा लेनी चाहिए मुझे भी आएगी। तो हाँ इस तरीके हाँ से शिकंजा कस लिया कि बंदा बच नहीं सकता अब इसको। पहले तो उनके बीज को खत्म कर दिया, मतलब अब बच्चा पैदा करने की क्षमता ही नहीं बची लोगों में। हाँ अब सेक्स पावर नहीं हाँ बची है। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत है तो स्पर्म काउंट 0 करवा दिया उनका, वैक्सीन लगा के, खान-पान बदल के। अब ऑप्शन दे रहे हैं तुम आईवीएफ करा लो। तो इसको बड़े व्यापक रूप से करने की उनकी पूरी-पूरी प्लानिंग है, और वो आगे चल के इसमें कामयाब भी मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके ओके। जी जी, संजय जी आप क्या कहेंगे? स्वामी जी, आईवीएफ जो है सिस्टम, उसको उसको समाज में लागू करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा प्लान किया। स्टार्टिंग में उसने, आपने बताया उसके ऊपर मैं बोलता हूँ जी कि ब्रांड एम्बेसडर, बड़े बड़े जो जो वो सेलिब्रिटी। है सेलिब्रिटी,
शॉर्ट में इन बड़े-बड़े लोगों ने ये काम करवाया ना, हाँ, वो आम आदमी को पता होगा कि नहीं होगा वो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने सुना है इसके ऊपर मैं बोल रहा हूँ, जी, जी। मेरे दिमाग में है उसके ऊपर से कि जो बड़ा लोग करते हैं ना, वो छोटे लोग करते हैं। हाँ। तो समाज में लाने के लिए ऐसा इन लोगों ने प्रोग्राम बनाया होगा, ऐसा मेरे को मालूम पड़ता है। ओके, ओके। विश्वजीत क्या कहेंगे आप? मिस्टर मैं तो विश्वजीत। आईवीएफ को इस नज़रिए से देखता हूँ कि आईवीएफ जो है वो विनाश का एक चरम है, जो कि अभी चल रहा है। और अभी उन्होंने बोला ना, अभी ये इनर सेल्फ वाले भैया जी, हुँ, कि हुँ, हर तरीके से वैक्सीन वगैरह लगा के इंसान को परेशान कर दिया, खाना-पीना बदल दिया। और फ़ोन पे सच में फ़ोन पे अगर 2-4 बार बोल दो, तो फिर वही चीज़, वही ऐड आता है। तो हुँ, सब तरफ से तो वो सिकंदर कस लिया है, इंसान बच नहीं सकता। सुबह-सुबह हुँ, अगर मोबाइल खोलो वीडियो इंस्टा पे, तो कभी मारने वाला आएगा, कभी सेक्स करने वाला आएगा, कभी भक्ति वाला आएगा। तो एक तरीके से ऊर्जा खींचने का प्लान है उसका पूरा। हुँ, तो हुँ, कुल मिला के तो ऊर्जा खींचने का प्लान है। ये प्लान दिखता है आजकल, अगर खोल के देखें, तो हर जगह आपको दिखेगा कि अगर ये बात अगर सेंटर में रहे कि ऊर्जा लेगा, तो क्या है कि हम अपने आप को थोड़ा-सा बैक कर हुँ, सकते हैं चीज़ों से। जी, और हर चीज़ों से हम अपने आप को बैक कर लेते हैं कि नहीं, हुँ, इसमें हुँ, नहीं फँसना है। तो जी, ये जी, भी जी। है। और आईवीएफ का जो है वो तो मतलब आपने बोल ही दिया है कि बीज में बदलाव अधर्म है और बीज की रक्षा धर्म है। तो एक तरह से आईवीएफ मेरे हिसाब से मतलब बीज में बदलाव है, तो ये अधर्म की यही बात हो गई ना। हुँ, तो हुँ, यही बात। जी, 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 बहुत बढ़िया। जी, आशा जी, आप बताइए। राजेंद्र जी, आप अगर चाहें तो बता सकते हैं, कंफर्टेबल है तो। जी, आशा जी, आप बताएँ। जी, सबसे बड़ा कारण तो जैसे इसका लोन सिस्टम है, भी हुँ, लोन हुँ, ने अपनी ऊर्जा को खत्म करने का काम किया है। उसकी हुँ, वजह से हुँ, जैसे प्रेशर आ गया हर व्यक्ति के अंदर, हुँ, माइंड हुँ, में, मानसिक तौर पे कमज़ोर किया इस लोन सिस्टम ने। फिर वही जी। बात, ये भी आजकल सब्जियों में भी ये चीज़ देखी जाती है, जैसे भी नेचुरल तरीके से जो चीज़ होती है उसका टेस्ट ही अलग होता है। हुँ, लेकिन अगर हुँ, ना हो अभी और सिस्टम बहुत कर दिए, जैसे फुव्वारा सिस्टम कर दिया, भी फुव्वारे से दिखा दिया जाता है, अभी बारिश की तरह पानी आ गया। लेकिन फिर भी वो टेस्ट थोड़ी होता है जो बरसात के पानी का है। हुँ, तो ये हुँ, वही चीज़ है, अभी जो नेचुरल तरीके से चीज़ होती है उसका गुण स्वभाव कुछ और होते हैं, और जो ये हुँ, आईवीएफ से वो चीज़ थोड़ी आएगी उस चीज़ में। वो तो एक ज़बरदस्ती की गई है, एक नेचुरल तरीके से जो चीज़ की जाएगी उसका टेस्ट अलग होगा और ज़बरदस्ती की जाएगी उसका अलग होगा। ऐसे हुँ, ही हुँ, ये भी। जी, जी। देखिए, आईवीएफ को थोड़ा एक और दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं कि भई बच्चा पैदा होने की जो नेचुरल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अंदर सारी चीज़ें जो है, वो कोई किसी को सिखाता नहीं है। उदाहरण के लिए सेक्स की इच्छा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उनमें जो सेक्स की इच्छा है, वो उसको किसी ने सिखाई नहीं है। वो बाय बर्थ है, वो नेचुरल है, वो अंदर से ही पैदा हुई है। अब असली जो टारगेट है, वो टारगेट आपकी सेक्स लाइफ है। अगर लड़का-लड़की को सेक्स करने की जो इच्छा है, अगर उस पर वार किया जाए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इसको मैं पौराणिक संदर्भ से इस तरह से जोड़ता हूँ कि आप अब कृष्ण की कहानी याद करिए कि कंस जो था, उसका मामा जो था, उसको ये आकाशवाणी हुई कि भई ये जो तुम्हारी बहन का 8वाँ जो बच्चा होगा, वो 8वाँ बच्चा तुम्हारी मतलब जान लेगा, तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये देवकी की कोख से आएगा। तो अब उस कंस ने क्या किया? 8वें बच्चे को मारा या सातों को मारने की कोशिश की? या आठों को मारने की कोशिश की? भई उसको क्लियर कट वार्निंग जो मिली थी या इंस्ट्रक्शन जो मिली थी, वो तो यही थी कि भई कोख से आएगा और 8वीं संतान होगा।
और फिर भी उसने 8वीं की जगह पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं सबको मारने की कोशिश की। तो इस स्टोरी से अगर आप रेफरेंस लेंगे तो ये पता चलेगा कि भाई असुर की मौत जो है उसका कारण कोख से आता है। तो सबसे पहले असुर क्या करेगा कि उस कोख से ना आए उसकी कोशिश करेगा। उसको आप सी सेक्शन कह सकते हैं कि भाई माता के गर्भ से ना आए, उसके लिए कुदरत ने जो दरवाजा बनाया है वहां से ना आए, पर हम उसको आर्टिफिशियली किसी और दरवाजे से निकाले, ताकि उसको कुदरत ने जो रास्ता बनाया है उसको जो भी चीजें वहां से मिलनी चाहिए वो ना मिले, क्योंकि तुमने बाईपास बना दिया। अब उस बाईपास को नाम आपने क्या दे दिया कि साइंस नाम दे दिया। साइंस नाम देने से चीजें, ऐसा नहीं है कि केवल परसेप्शन बदलता है, चीजें नहीं बदलती। फिर एक जमाने में जो सी सेक्शन बहुत ही रेयरली यूज होता था, बहुत कॉम्प्लिकेशंस में यूज होता था, वो आजकल बड़े शहरों में एकदम आम बात है। लगभग आप पूना या बम्बई या साउथ में कोई सिटी जो बड़ा शहर है, उसके अस्पताल में देखोगे तो 70-80% डिलीवरी जो है वो सी सेक्शन से होती है। तो सी सेक्शन अभी अल्टीमेट नहीं है। सी सेक्शन में भी अभी आप सेक्स के ऊपर अटैक नहीं किए हैं। अल्टीमेटली धीरे धीरे जो अटैक होगा वो अटैक सेक्स लाइफ के ऊपर होगा, कि भाई मर्द और औरत यदि सेक्स करना ही छोड़ दे तो न बजेगा बाज, न बजेगी बांसुरी। फिर बच्चा पैदा करने के लिए उन्होंने आईवीएफ बना लिया। जैसे आईवीएफ बनाया जा सकता है, वैसे ही अब आगे और भी हो सकता है। मतलब कि मर्द और औरत के बीच का डिफरेंस मिटाना है, कि भाई पुरुष और स्त्री के बीच का जो डिफरेंस है, जिसके कारण वो नेचुरली आकर्षित होते हैं, जिसके कारण सेक्स की इच्छा होती है, जिसके कारण संतति आगे बढ़ती है, तो ये डीएनए को आगे करने का पूरा जो कुदरती तंत्र है, उस तंत्र को विक्षेप करना है, उस तंत्र में बदलाव करना है। और उस तंत्र में बदलाव करने का कारण कुल इतना ही है कि ये असुर को पता है कि यदि कोई नेचुरल बर्थ है तो उस नेचुरल बर्थ के अंदर वो राजा होता ही है, चाहे वो सोया हुआ हो, एक्टिवेटेड हो, कुछ भी हो, पर वो होता है। और अगर वो होता है तो दुनिया में यदि कोई राजा है तो वो उसको जगा भी सकता है। तो ये पूरा पूरा वॉर है, ये सीधा सीधा युद्ध है कि एक असुरी तंत्र है जो कि मानवता को एक जगह से रोक देना चाहता है। इसका मतलब आप ये मत समझिए कि रोक देना चाहता है मतलब कि मनुष्यों का कत्लेआम करना चाहता है, क्योंकि कत्लेआम करना ये मानवीय है। आपका गला काट देना उसमें कुछ भी अमानवीय नहीं है, क्योंकि जो गला काट रहा है उसको भी ऊर्जा लगानी पड़ती है, और अगर आप उस ऊर्जा लगाए तो उससे बच भी सकते हैं। पर यदि उस गला काटने वाले की जगह आपको पैदा तो किया जाए, पर आपके अंदर की चेतना को आपसे अलग कर दिया जाए, और चेतना जो है वो सेक्स के माध्यम से, नेचुरल डिलीवरी के माध्यम से, पूरी कुदरती प्रोसेस से आपके अंदर इम्प्लांट होती है। अगर उसका रूट बदल दिया जाए, अगर उसका बीज बदल दिया जाए, अगर उस पूरी की पूरी प्रोसेस से चेतन तत्व को मिटा दिया जाए, तो आपके पास रिबेलियस नहीं रहेगा, आप उसका सामना करने की शक्ति नहीं रहेगी। इतना नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास वो शक्ति है। तो कुल मिलाकर आईवीएफ बड़ी डेंजरस चीज है। वो आपको जन्म से पहले गुलाम बनाने की टेक्निक है। अगर आपको कोई जन्म के बाद गुलाम बनाता है तो उसमें एक स्कोप है कि आप आंदोलन कर सकते हैं, आप उसका सामना कर सकते हैं, आप भाग सकते हैं, आप अपने आप को खत्म कर सकते हैं, आप उसका गला काट सकते हैं, ये सब कुछ संभावना है। पर यदि आपके जन्म के पहले ही आपको गुलाम बना दिया जाए तो ये अमानवीय है। अगर मानवीय अमानवीय का क्लियर कट डिफरेंस है तो वो इतना ही है कि आपके जन्म के बाद की जो गुलामी है वो फिर भी मानवीय है, क्योंकि उसमें निकलने के चांसेस है। वो चांसेस हार्ड और इजी हो सकते हैं। पर अगर आपको जन्म के पहले ही आपके डीएनए के स्ट्रक्चर से ही गुलाम बना दिया जाए तो दिस इज इनह्यूमन, ये अमानवीय है, डेंजरस है। एक प्रतिक्रिया चाहूंगा आप सबकी। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अभी की वॉर जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल पर है, पर साइकोलॉजिकल लेवल के बाद का जो युद्ध है वो सीधा सीधा डीएनए लेवल का है। इस साइकोलॉजिकल वॉर से साइकोलॉजिकली निपटा जा सकता है, डीएनए वॉर से निपटने का कोई साधन नहीं है। अगर आप सब में से कोई भी व्यक्ति आईवीएफ का होता तो मैं उसको ज्यादा नहीं समझाता। क्यों नहीं समझाता? क्योंकि मैं जानता हूं कि नहीं समझ सकता, उसको उसके हाल पर छोड़ देना पड़ेगा। पर अगर कोई व्यक्ति आईवीएफ तक अभी नहीं पहुंचा है या पहुंचने वाला है तो कम से कम उसको समझाया बुझाया जा सकता है, उसको सच्चाई से वाकिफ किया कराया जा सकता है। तो मैंने जो भी आजकल बात की, आज की बात पर्टिकुलरली, कि भाई साइकोलॉजिकल लेवल से आगे का चरण जो है वो आईवीएफ मतलब कि आनुवंशिक लेवल है। क्या इस बात में आपकी कोई समझ में बढ़ोतरी हुई या ये सारी चीजें आप जानते ही थे? कैलाश जी आपसे शुरू करेंगे। हाँ, ये तो समझ में आया। ओके, बढ़िया जी। रोनित जी आप बताएं।
देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर रहा या फिर हम इसको वार्तालाप कह सकते हैं, तो ये इसमें ना एक पर्टिकुलर हमें 2 शब्द उनको डिफरेंशिएट करना और उनका मीनिंग समझ में आया, मानवीय और हम्म, अमानवीय। जो हम जी जी। सबकी अभी तक जो मानवीय और अमानवीय की जो धारणाएँ बनी हुई थी, वो ये थी कि जो मानव के हित में काम हो रहा है, वो मानवीय है और जो नहीं हो हम्म, रहा है, वो अमानवीय। लेकिन आज जो हमें पता लगा है ना कि अमानवीय हाँ तो बिल्कुल ही अलग डेफिनिशन है, उसका तो लोग वहाँ तक समझ भी नहीं पाएँगे। अगर हम हाँ समझाने की हाँ। भी कोशिश करेंगे तो उनको समझने में भी उस लेवल को अटेन करना पड़ेगा पहले, भाई कि आपको विरोध अमानवीय का में एक्चुअल सामना है क्या? करना पड़ेगा, और हो सकता है आपके ऊपर हमला भी हो, अगर आप बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, व्यापक बिल्कुल। रूप से करेंगे। जी जी। हाँ, तो मतलब उसको अगर समझाने भी जाएँगे तो वो सोचेगा ये क्या बात कर रहा है? ये तो मतलब मानवता के खिलाफ बातें कर रहा है। वो हाँ हमें ही अमानवीय ठहरा देगा फिर। हाँ हाँ, जी जी जी। हाँ, तो इसी आज इसी का जो सेशन इसीलिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी। ना बताइए। हाँ, जो आज का जो सेशन है वो मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने आज एक चीज़ समझी है कि अगर वो हमें सिर्फ़ मानवीय तरीके से गुलाम कर रहे हैं इसकी सरासर हम उनको गलत नहीं ठहरा सकते। कहीं न कहीं हम भी गलत हैं इसमें। हाँ, क्योंकि मतलब अब देखिए, हाँ, अगर अगर मान लीजिए कि मैं आपको रस्सी से बांध के फिर आपसे अपने खेत में काम कराऊं, तो कम से कम उस रस्सी को तोड़ने की आपके पास मौके तो होते हैं, पर आप तोड़ नहीं पाते हैं। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं मतलब उसी कि उसी में कह रहा हूँ, बिल्कुल। जी 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 जी। मैं उसी में कह रहा हूँ कि अभी तक जो कर रहे थे ना वो तो मतलब वो तो मतलब चोर तो चोरी करेगा ही। आपको अपनी हाँ। चीज़ें बचानी है ना, अगर आप जी जी अपनी जी। चीज़ें नहीं बचा रहे हैं तो वो आपकी गलती है। भाई किसी आपके पड़ोसी का आपसे ज्यादा बुद्धिमान होना ये अमानवीय नहीं है। जी, बिल्कुल। अगर आपने ताला लगा दिया और चोर ने उस ताले को तोड़ दिया, तो यहाँ कुछ भी अमानवीय नहीं हुआ है, क्योंकि आपने ताला इसीलिए लगाया था कि आप जानते थे कि चोर है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। केवल आपकी प्रॉब्लम ये हुई कि उस चोर ने ताला तोड़ दिया, तब आपका जो अहंकार था उसको चोट पड़ी। हकीकत हाँ में जी, यहाँ अमानवीय कोई चीज नहीं हुई थी, क्योंकि आप ताला इसीलिए लगाए थे कि आप मान के चल रहे थे कि दुनिया में चोर अभी खत्म नहीं हुए हैं, और चोर को हाँ, खत्म करने का आपके पास कोई इलाज भी नहीं है। ये भी जी, ताले का मतलब ये हुआ कि चोरी खत्म तो नहीं हुई है और आपके पास कोई इलाज भी नहीं है, इसीलिए आपने जी, ताला लगाया। अब किसी चोर जी, ने वो ताला तोड़ दिया और आप रो रहे हैं कि अमानवीय हुआ, अमानवीय नहीं हुआ है। आपकी जो इनकेपेबिलिटी है वो आपके सामने आई है। पर जी, यदि बिल्कुल। कुछ ऐसा कर दिया जाए कि किसी को जन्म से पहले ही गुलाम कर दिया जाए, देखिए जन्म जन्म के बाद की गुलामी मानवीय ही है। ये थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट है, पर ये नैतिकता के कंप्लीटली ऑपोजिट है। नैतिकतावादी लोगों के सामने ये स्टेटमेंट कहेंगे तो शायद आपको वहां से भगाया जाए। जी, मेरे को इस तरीके से समझ आ रहा है कि मैं अब उस मोटिवेशन में हूँ कि मैं बहस करूँ लोगों से। मतलब मेरे से ना वो सवाल पूछो और मैं उनको जवाब दूँ भी किस तरीके से मानवीय और अमानवीय का फ़र्क है। एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जी मेरे में वो अभी वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, कि मेरे को वो हाँ। चीज़ समझ में आ गई है और मैं कल को जाके और ये पक्ष भी रखूँगा। मतलब मेरा जो ग्रुप है जी, मैं बता रहा हूँ आपको जब मैं ट्रेन में आता हाँ रहता हूँ, तो 5-7 हाँ। लोगों का ग्रुप है और हम में डिस्कशन अक्सर होता रहता है और मैं उनको छेड़ देता हूँ। तो मैंने पिछली बार छेड़ा उनको धर्म और अधर्म क्या है? तो फिर वही आए हम्म। वो नैतिक-अनैतिक के ऊपर, फिर मैंने उनको अच्छे से धोया। तो अब मेरे पास एक नया टॉपिक आ गया कि मानवीय और अमानवीय क्या-क्या फ़र्क है। जी, देखिए, धन्यवाद। कोई भी व्यक्ति जो है वो मानवीय अमानवीय की बहस में इतना गहरा जा ही नहीं सकता। मतलब साधारणतः, मैं पूरी मानवता को खारिज नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कोई जाए, पर आमतौर पर जितने लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा, आपका संपर्क होगा, आप रेगुलर टच में होंगे, इवन आपका फैमिली, आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपके कलीग, सभी लोग, उनमें से, क्योंकि सारे लोग बेचारे उलझे हुए हैं, और सारे लोगों का उलझन जो होगा वो कहीं ना कहीं आर्थिक उलझन होगा। उस आर्थिक उलझन की जद्दोजहद में बेचारों के पास इतना समय कहाँ है कि वो इतना गहरे तक किसी बिंदु पर जा पाए। तो ये अमानवीय और मानवीय चीज अगर आपको क्लियरली समझ में आई है, तो जो असुर का अगला चरण है वो आपको एकदम क्लियर समझ में आएगा। और उस अगले चरण का कोई तोड़ नहीं है। अगर आपका डीएनए बदला जा चुका या डीएनए के अंदर गुलामी डाल दी गई, तो अब आपको आजाद करना नामुमकिन है। बात वहां खत्म हो गई, बात वहां समाप्त हो गई, क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से अब आप मानव ही नहीं है। तो अब आप जो भी करेंगे वो अमानवीय होगा, और आपको रोकने का एक ही इलाज है, आपका वध करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। जी संजय जी, आप बताएं। वाह स्वामी जी वाह, क्या बात बताई आपने। कहाँ से कहाँ बात ले गए आप। वो जो देवकी जो कृष्ण की माँ थी, उसका हम्म। दृष्टांत दृष्टांत दे के
आपने जो बताया ना, अद्भुत है स्वामी जी। देखिए, ये सारे जो पौराणिक कथाएं हैं वो इस डेप्थ से गढ़ी गई है। उसको आप साधारण स्टोरी मत समझिए, क्योंकि उसके अंदर पूरा साइकोलॉजी है और पूरा इवन असुर का पूरा तंत्र कैसे आप तोड़ सकते हैं उसी के बाबत चर्चा है। क्योंकि अगर आप नॉर्मली स्टोरी को भी देखें तो स्टोरी में भी यही है ना कि कंस जो था वो 7 बच्चों को क्यों मारा। आपको वो हाँ, इमोशनल सीन लगेगा, पर वो इमोशनल सीन नहीं है। जब कोई व्यक्ति असुरी प्रवृत्ति से घिर जाता है तो उसका मोटिव केवल अपने आप को बचाना होता है, और वो अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पर वो जी जो जी। असुर था वो अभी डीएनए लेवल तक नहीं गया था। तो स्टोरी का जो इंडिकेशन है उसमें आपको पहचानना ये है कि यदि असुर इससे एक कदम आगे चला जाए और उसको ये पता चल जाए कि मुझे मारने वाला कोख से आ सकता है, तो फिर वो हाँ देवकी की कोख बंद नहीं करेगा, वो पूरी दुनिया की कोख बंद करेगा। हाँ हाँ, बराबर है। तो ये दुनिया की कोख बंद करने का इलाज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आईवीएफ है। एक जमाना ओह। आएगा जब आपकी कोख की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि अब मुझे इंसान चाहिए ही नहीं, अब मुझे मशीन चाहिए, तो उसमें माता की कोख की क्या जरूरत है। बराबर है स्वामी जी, तो बहुत मतलब कि बढ़िया इस दर्शन। डेप्थ, हाँ, इस डेप्थ से आप शास्त्रों को पढ़िए, मुझे भी सुनेंगे तो अगर आप बहुत ही प्राइमरी बुद्धि से सुनेंगे तो आपका दिमाग फट जाएगा, इस टाइप का बात है। बहुत जी जी। बढ़िया, बहुत आई बढ़िया। आई होप कि समझ में आ रहा है भाई, कोई अतिशोक्ति बिल्कुल तो नहीं स्वामी कर जी, रहे हैं? बिल्कुल नहीं। ओके ओके। जी जी। विश्वजीत आप बताएं। मिस्टर विश्वजीत। जी, आपने जो बताया वो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम्म। दुनिया की आबादी लगभग 800 करोड़ है। वो 800 करोड़ करोड़ आबादी को ही चेंज कर देगा। ये तो बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 500 साल, नहीं नहीं 600 नहीं, इसका साल। देखिए देखिए देखिए, ऐसा है, सबके हाथ में मोबाइल पकड़ाने में कितना टाइम लगा। सबके हाथ में कहाँ है अभी मोबाइल? बच्चे के हाथ में नहीं है। ना ना, सबके हाथ में इन द सेंस कि एक घर में औसतन हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है, कितना समय लगा। ये लगभग 10 साल का है, 10 से 12-15 साल का। तो आपको शायद कल का थोड़ा याद करना पड़ेगा। इसमें एक शब्द था TIC, टेक्निकल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। भैया वो आपके हाथ में इस तरह से पकड़ाएंगे कि आपको लगेगा ये एजुकेशन है, आपको लगेगा कि ये विकास है, आपको लगेगा कि ये जरूरी है। भाई पूरी दुनिया को ये टीके लगे या नहीं लगे। हाँ, ये भी सही। मतलब ये कैसे हो सकता है? उसका गुण जो अब कोई जो पैदा कर रहा है नेचुरल, वो तो बोलेगा ना कि साला वो तुम्हारा इसमें गुणधर्म ही नहीं आएगा तो पैदा कर क्या करेगा? तो वो तो समझाएगा ही ना। नहीं नहीं नहीं, पर किसको पता है कि आईवीएफ में आपकी स्वतंत्रता छीनती है, किसको पता है। वो तो किसी को नहीं पता है। तो आईवीएफ तक आपको ले जाने के लिए उसको कोई तामझाम की जरूरत नहीं है। आपकी सेक्स लाइफ डिस्टर्ब कर दो, आप अपने आप आईवीएफ को ढूंढेंगे। ऐसा। भाई आप देखिए कि ये सारी चीजें मैं जैसा आसानी से बता रहा हूं उतनी आसान नहीं है। आईवीएफ जो है वो दबे पांव आ रहा है, और वो दबे पांव इसलिए आ रहा है क्योंकि सीधा सीधा आईवीएफ कह देने से आपको थोड़ा अड़चन आएगा। तो वो पहले आपके खान पान को बिगाड़ेगा, फिर आपके दिमाग को बिगाड़ेगा, फिर आपके रिश्तों को बिगाड़ेगा। उसके साथ साथ सामाजिक प्रेशर बरकरार रहेगा। पुरानी पीढ़ी है वो आपको ये कहेगी कि यार 5 साल से शादी हो गई, क्यों बच्चा नहीं हो रहा है। आपको अंदर से अभी तक इतने रिलैक्स तो नहीं हुए होंगे कि भाई नहीं होता, नहीं होता है, ऐसा नहीं कह पाएंगे। आपको भी अंदर से ये चीज खाएगा कि नहीं यार होना तो चाहिए। फिर चुपके से आप आईवीएफ ट्रीटमेंट कराएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। तो ये सारा सारा चौतरफा हमला है। अब इस चौतरफे हमले को केवल आपको समझना है, और वो समझ के अपने आप को आईवीएफ से बचाना है। और अगर किसी और को आईवीएफ से जाने से बचा सकते हो तो बहुत बढ़िया बात है, पर किसी और को बचाने की आप बात ना करें, पहले अपने आप को बचा लें। जी जी। जी। और कोई सवाल अगर दिमाग में है जो समझ में नहीं आ रहा है तो पूछ सकते नहीं, अभी तो इतना ब्रॉडली है ये तंत्र की समझ में आता है। धीरे 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 अब इस पे और चर्चा होगी कल। हैं। जी जी जी। देखिए आईवीएफ तक पहुंचाने के लिए आपका फाइनेंशियल कंडीशन टारगेट है।
भाई सबके शहरों में, खास करके गांव में भी है, पर शहरों में सबके किराए के मकान है या तो मकान ईएमआई पर है। तो एक कंटिन्यूअस प्रेशर आपके ऊपर है, और ये प्रेशर के कारण सबसे जो पहला इफेक्ट आएगा, जो व्यापक इफेक्ट आएगा, वो आपकी सेक्स लाइफ के ऊपर ही आएगा। और जैसे ही आपकी सेक्स लाइफ खराब हुई तो जाहिर सी बात है कि बच्चा होने में समस्या आएगी। और बच्चा होने में समस्या आएगी तब तक आपके आसपास आईवीएफ का ऐड आ जाएगा, तो आप कहाँ जाएंगे? आपके पास उतना समय थोड़ा है। जैसे यहाँ 21 दिनों का अगर हम ये सेशन ले रहे हैं, जहां पर लोगों ने कुछ अमाउंट पे करके आए हैं, फिर भी 21 दिन कितने लोग टिक पाए? जो शुरुआत हमने 11-12 लोगों से की थी, आज कितने लोग हैं? आज 7-8 लोग हैं। कहने का मतलब ये है कि क्या 21 घंटे भी व्यक्ति के पास है या नहीं है, ये सवाल है। तो ये सारी चीजें समझने का किसी के पास जब समय ही नहीं है, तो हम उसको डंडा मार के तो नहीं समझा सकते। कहने का मतलब ये है कि असुर ने आपको आईवीएफ तक पहुंचाने के लिए पूरा इंतजाम कर लिया है। अगर आप इसमें से बच सकते हैं तो बड़े खुशनसीब हैं आप। जी राजेंद्र जी, कुछ ये फिर लेकिन आपने जो लास्ट में बोला ये बहुत अच्छा बोला कि इसमें क्या है कि सारा मापदंड जो है वो आईवीएफ तक जाए वो व्यक्ति, तो पूरा इंतजाम वो पहले से करके रखा है। अगर आप बच जाए तो आपका भला हो जाएगा। जी आशा जी, कुछ रोशनी डालना चाहेंगे आप? ओके, तो आई आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही है। ये हमारा आखिरी सेशन था दूसरे चरण का। पहले चरण में हमने राजा की प्रकृति, मूल स्वभाव की बात की। दूसरे चरण में हमारी जितनी भी बातें थी उसके केंद्र में मुद्रा थी। और आपको शायद धीरे धीरे ये समझ में आ रहा है कि मुद्रा को अस्वस्थ करने के पीछे उसको केवल आपको इकोनॉमिक्स को बिगाड़ना नहीं था। इकोनॉमिक्स को बिगाड़ना उसका एक सेमीफाइनल है। फाइनली वो आपके डीएनए को बिगाड़ना चाहता है। पर डीएनए को सीधा सीधा इसलिए नहीं बिगाड़ा जा सकता क्योंकि डीएनए के अंदर रिबेलियस गुण मौजूद है। तो पहले उस रिबेलियस गुण को उसको थकाना पड़ता है, हराना पड़ता है, थोड़ा कमजोर करना पड़ता है। उसके बाद वो डीएनए के बदलाव के लिए आपको रेडी करता है। तो ये जो दूसरा सेशन था, उस दूसरे सेशन के मूल में मुद्रा थी। तो अब फाइनली एक चार्ट आपके सामने होगा, अगर आपने देखा हो तो। उसमें हम आध्यात्मिक लेवल से मुद्रा को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई मुद्रा के जो भी स्वरूप है, उस स्वरूप में से वहां पर उस फिगर को अगर आप देखेंगे तो वहां पर आपको 4 चीजें मिलेगी। एक तरफ आपको गोल्ड मिलेगा, एक तरफ आपको कागज की मुद्रा मिलेगी, एक तरफ आपको बिटकॉइन मिलेगा, और एक तरफ आपको नियम और नैतिकता अथवा माया मिलेगी। तो अब आप मुझे बताइए कि ये चारों चीजों को क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं? अभी की दुनिया जो है, वो अभी की दुनिया किस बिंदु पर खड़ी है? क्या वो कागज की मुद्रा पर खड़ी है? क्या वो गोल्ड पर खड़ी है? क्या वो बिटकॉइन पर खड़ी है? या वो माया पर खड़ी है? आप ये चारों में से दुनिया को कहाँ देख रहे हैं? और ये चारों का संदर्भ भी है सूक्ष्म, स्थूल और रियलिटी और भ्रम के संदर्भ में। जैसा आपने पिछले सेशन में यदि याद कराऊं कि रियलिटी जो होती है वो सूक्ष्म भी होती है और वो स्थूल भी होती है। उसी हिसाब से जो भ्रम होता है, माया होती है, वो सूक्ष्म भी होती है और स्थूल भी होती है। अगर इस संदर्भ में उस फिगर को आप देखेंगे तो आपको 4 चीजें मिलेगी। क्या ये फिगर आपको समझ में आ रहा है? अगर आप में से कोई व्यक्ति इसको एक्सप्लेन कर पाएगा तो मुझे खुशी मिलेगी। अगर आप में से किसी भी व्यक्ति को वो चीज आपके सामने ही है, अगर आप में से कोई उसको एक्सप्लेन कर पाए तो। साथ में आप मुझे ये भी बताइएगा कि अभी की दुनिया जो है, आज की तारीख में 2026 में, वो आपको कहाँ नजर आती है इन चारों में से? जी कैलाश जी, आप कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? हाँ ये तो पूरा माया जैसे कि स्टूल में रुपीस भी नजर आता है इसका ये भी, लेकिन वो माया है, इसको एनर्जी लेवल में देखना पड़ेगा। एनर्जी का नियम लगता है नहीं लगता। अगर इतना आप सक्षम हो जाओगे तो ये चारों चारों अलग हो जाएगा, कौन क्या है पता चल जाएगा। आपको चल रहा है पता? हाँ पता चलता है। ओके जी। जी रोनित जी, आप बताएं। देखिए, जो पोस्टर मैंने अभी देखा तो उसके हिसाब से मुझे जो चीज समझ में आई है वो ये है कि आपको अभी स्थूल से सूक्ष्म की तरफ ले जाया जा रहा है। मतलब जी अभी मान लो फिएट करेंसी से आपको माया की तरफ ले जाया जा रहा है। हाँ
मतलब कि समझ गोल्ड आपसे छुड़वाया गया, गोल्ड छुड़वा के आपको कागज की मुद्रा थमाई गई और अब वो कागज की मुद्रा भी खत्म हो जाएगी और आपको सीधा सीधा नियम नैतिकता पे लाया जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब और अभी माया जो में धकेल दिया जाएगा। हाँ, जी। अभी जो नियम और नैतिकता है वो दबे पांव है। अभी भी कागजी मुद्रा का एक रोल है, पर वो मुद्रा के नियम आपको नहीं पता है। पर जैसे जैसे मानवता को ये चीज समझ में आती जाएगी, वैसे वैसे संस्थाओं द्वारा या सरकारों द्वारा इस माया को भी खत्म करने का प्लान है ही। कि इस माया की जगह आपको कोई सोशल क्रेडिट या कुछ ऐसा इंतजाम दे दिया जाए जहां पर अब आपको जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें सॉल्व होती हुई नजर आए, पर आपको ओरिजिनल प्लान पता ही ना चले। जी, वे इसका भी एक है, जैसे मैंने अभी सीबीडीसी के बारे में सुना था, वो इसका अगला चरण है। उसमें तो कागज़ के नोट छापने की भी ज़रूरत नहीं है इनको हाँ, हाँ। देखिए और सब कुछ डिजिटल सीबीडीसी हो जो जाएगा। है सीबीडीसी जो है वो मैं उसको फेल प्रोजेक्ट कहता हूँ। सीबीडीसी आने में बहुत सारी समस्याएं हैं। तो सीबीडीसी के बदले में स्टेबल कॉइन आएगा। स्टेबल कॉइन के अनुसार कानून ऑलरेडी अमेरिका में पास हो चुके हैं और भारत में शायद 27 या 28 में ये कानून पास होंगे। तो जो स्टेबल कॉइन है, स्टेबल कॉइन का मतलब ये हुआ कि भैया एक ऐसी करेंसी जो कि डिजिटल है पर पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में है, क्योंकि सीबीडीसी जो है वो सीबीडीसी के बाबत थोड़ी जागृति फैल चुकी है। सीबीडीसी के बाबत थोड़ा पब्लिक में अवेयरनेस है कि ये सीबीडीसी जो है वो हमको कंट्रोल कर लेगा। पर स्टेबल कॉइन ऐसा नहीं है। स्टेबल कॉइन सीबीडीसी से भी खतरनाक है कि जो आपको फ्रीडम का भ्रम देता है। आपको ऐसा लगेगा कि आप फ्री हो रहे हैं, पर हकीकत में आप कसते जाएंगे। तो माया जो है वो माया अभी दबे पांव है। अभी नियम और नैतिकता के आधार पर आपको सीधा सीधा नहीं बांधा जा रहा है। अभी आपके दिमाग में ये तो रखा ही जा रहा है कि भाई मुद्रा का एक इंपॉर्टेंस है और मुद्रा यदि तुम्हारे पास है तो तुम बाकी सारी चीजों से निपट सकते हो। इस भ्रम को अभी तोड़ा नहीं गया है, पर आने वाले समय में इस भ्रम को तोड़ा जाएगा। और इस भ्रम को तोड़ने का मतलब ये हुआ कि समाजवाद से साम्यवाद की ओर जाना। आप याद करिए कि साम्यवाद में मुद्रा नहीं होती। साम्यवाद में केवल नियम होता है, अथॉरिटी होती है बस। उसमें मुद्रा नहीं होती, क्योंकि मुद्रा चाहे कैसी भी हो पर कम से कम आपको वो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता देती है। अगर वो मुद्रा ही स्वतंत्र हो गई तो आप ऑटोमेटिक स्वतंत्र हो जाते हैं। पर मुद्रा चाहे घटिया ही क्यों ना हो, पर मुद्रा के रहते कम से कम आपको कुछ स्वतंत्रता मिलती है। कम से कम आप करप्शन कर सकते हैं। तो करप्शन भी एक किस्म का स्वतंत्रता ही है ना। जी, बिल्कुल। तो और अभी आज की तारीख में जो शिफ्ट चल रहा है वो शिफ्ट आपके फिएट करेंसी से सीधा नियम नैतिकता के ऊपर आना है। आजकल हुँ, शायद आप यूट्यूब या न्यूज के माध्यम से ये देख रहे होंगे कि हर साल बैंकिंग नियम में कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता है। पहले के जमाने में जो संसद कानून पारित करती थी वो पब्लिक को ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि न्यूज तंत्र इतना नहीं था। और आजकल आपको हर एक कायदे के बारे में, हर एक नियमों के बारे में एक कॉमन पब्लिक को भी धीरे धीरे उनको जो बताना है वो पूरी तरह से नहीं पता चलता। पर वो जो आपको थोड़ा लुभाना ललचाना चाहते हैं, जैसे 370 खारिज होना, ये सबको पता है ना कि भाई 370 खारिज हुई। पर किसी को ये पता ही नहीं है कि 370 थी क्यों। कहने का मतलब ये हुँ। है कि भाई अवेयरनेस के नाम पर भी आपको बांधा ही जा रहा है, पर क्या आपको पता चल रहा है? और अगर अवेयरनेस के नाम पर भी यदि आपको बांधा जाए तो ये माया का बहुत ही घिनौना रूप है। कि भाई आपको लगेगा ये कि आप जानकार हो रहे हैं, आपको ये लगेगा कि अब आपको कानून की जानकारी है, पर हकीकत में वो जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है ताकि अगले चरण में आप आसानी से पहुंच पाए। आप कम से कम हुँ, कानून ठीक है या संविधान से देश चल रहा है वो मान्यता मान के चलेंगे तो काम आसान होगा या मुश्किल होगा उनके लिए। हुँ। बेसिकली वो ना शब्दों में खेलते हैं। अब जैसे आपने स्टेबल कॉइन का बताया, उसके नाम में ही स्टेबल दे दिया। अब लोगों को क्या लगेगा ये तो भाई स्टेबल है। लेकिन वो टोटली अनस्टेबल रहेगा हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ। भाई समाजवाद जैसा है। समाजवाद मतलब आम आदमी यही लगेगा कि भाई मेरा समाज है और उसका वाद है, वो समाजवाद है, पर समाजवाद जैसा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। जी जी। तो और ये ऑल देखिए ना, ओवर सोशल मीडिया, इसमें सोशल कुछ भी नहीं रहा लेकिन सोशल नाम दिया है। भाई मेरा कहना यही है कि ना देखिए, आप कोई भी शब्द बोलते हैं तो मैं उस शब्द के मायने इसलिए पूछता हूँ ताकि आपको खुद भी पता चल जाए कि यार आपको भी तो शब्द ही पता है, उसका मीनिंग कहाँ पता है। और अध्यात्म ये कहता है, पुराना जो साहित्य है वो ये कहता है कि भाई हमने मतलब कि इंसान ने जो जो शब्द बनाए हैं वो अनुभव से आए हैं। पहले वो अनुभव आया, उसके बाद में वो शब्द आए।
तो जो अनुभव है उसको हम भुला दे और शब्दों को पकड़े रखे तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा। तो इसलिए मैं बात जो कर रहा हूँ वो बात गहराई की इसलिए है क्योंकि शब्दों के थोड़े गहरे जाना है, ताकि पता चले कि शब्द जो है वो माया का स्वरूप है, वो आपको उलझाने के लिए है। जैसे विश्वजीत ने कहा सोशल मीडिया, आपने कहा स्टेबल कॉइन, इवन बैंक शब्द भी कैसा है, बैंक का मतलब भरोसा होता है, पर बिल्कुल, वो पूरा उल्टा काम है। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ ये सीखने को मिल रही है कि शब्दों में ना जाकर आप उसके भाव को पकड़िए, कि उसके पीछे का देखिए, भाव क्या है। वो और ऐसा है कि शब्द आप किसी के साथ बातचीत में जीत गए, हार गए, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। पर यदि आपने बातचीत के माध्यम से किसी को सोचने के लिए आपने उसको प्रोत्साहित किया या मजबूर कर दिया, तो ये कदम आगे बढ़ा। भाई उदाहरण के लिए आपने मान लीजिए कि ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, किसी से बात की और सबको पूरी ट्रेन को आपने चुप कर दिया और चुप करने के बाद आप चले गए और वो लोग भी अपना पत्ता खेल रहे थे तो लगी, तो इसमें कुछ नहीं है। पर यदि आपके जाने के बाद भी उनको रात को नींद ना आए, क्योंकि जैसे ही उनको नींद नहीं आएगी तो अब वो सोशल मीडिया का शोर, दुनिया भर का शोर शराबा बंद करके वो अपने आप को पूछेगा कि साला मैं इतना बेवकूफ कैसे बन सकता हूँ। उसमें हार जीत नहीं है, उसमें कम से कम एक ऐसी यात्रा है जहां उसकी आंखें खुलेगी और कोई भी आदमी आंखें खोलेगा तो उसको ये चीजें एकदम साफ दिखेगी। मैं जो बात कर रहा हूँ वो कोई यूनिक बात नहीं है, केवल फर्क इतना है कि व्यक्ति को इस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो साला ये सोच पाए कि मैं खाने में जो खा रहा हूँ वो मुझे सच में चाहिए या मैं केवल फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ। इतना भी समय नहीं है व्यक्ति के पास। जी। तो व्यक्ति को केवल आपके साथ के माध्यम से या किसी पोस्ट को शेयर से या बातचीत के माध्यम से व्यक्ति सोचने के लिए रेडी हो जाए। जैसे यहाँ पर आप सभी लोग आए हैं तो कम से कम 21 दिन आप लोगों ने 1 घंटा अलॉट करने का अपने आप को तो बताया होगा ना, कि भाई हम 1 घंटा जाके देखते तो है, सुनते तो है, समझते तो है, पूछते तो है। तो वो करने के लिए आपको जो धक्का दिया गया, वो करने के लिए आपको जो तैयार किया गया, वो तैयार ऐसे ही किया गया है। मेरी सारी बातें आप में से लगभग किसी को समझ में नहीं आई होगी, पर ये समझ में ना आना कम से कम आपके लिए कॉन्शियस था, चेतन था, कि भाई आपको पक्का-पक्का पता चल रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बाकी अब तक क्या था कि मानवीय अमानवीय का फ़र्क आप जानते हैं। आपको लगता था धर्म-धर्म का फ़र्क आप जानते हैं। नहीं भैया, नहीं जानते थे। अब आपकी क्लैरिटी बढ़ी है। वो क्लैरिटी फाइनल है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी तो केवल शाब्दिक क्लैरिटी बढ़ी है। इस शाब्दिक क्लैरिटी के बाद जब एक्शन की बात आएगी, तो उस एक्शन की बात में बहुत सी मजबूरियाँ भी सामने आएगी, बहुत से और नए तर्क भी सामने आएँगे, बहुत कुछ आएगा। तो उसको हम देखेंगे जैसा है वैसा। पर उसके पहले मैंने आपके दिमाग की एक सफाई अभियान किया। उस सफाई अभियान के कुछ प्रमुख बिंदु ऐसे थे कि भाई पिछले सेशन का जो मेन पॉइंट था उस पर मैंने आपको ऐसे छोड़ा था कि किसी भी काम को करने के लिए इच्छा और शक्ति का कॉम्बो चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको इस पॉइंट पर छोड़ रहा हूँ कि भाई मुद्रा का एक अहम रोल है मानव सभ्यता में, और वो 4 तरीके से परिभाषित होता है। एक ऐसी मुद्रा जो कि पूरी तरह से ऊर्जा संचालित हो, एक ऐसी मुद्रा जो कि नेचुरल है पर उसके अंदर कुछ स्वाभाविक दिक्कतें हैं, और एक ऐसी मुद्रा जो कि पॉपुलर है पर उसकी दिक्कतों के ऊपर आपका ध्यान ना जाए, उसके लिए उसको कानून में लपेटा गया है, उसको किसी और तरीके से लपेटा गया है, उसको अमीर-गरीब में लपेटा गया है। मतलब कि उसके साथ माया का एक कॉम्बो तैयार किया गया है। तो अब आप इन सब में से अगर क्लियर कट देख पाएँ कि रास्ता कहाँ है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर कम से कम अगर आपको समझ में आएगा तो पता इतना ही चलेगा कि यदि सारी चीज़ों का आधार ऊर्जा का नियम है, ऊर्जा का नियम को किसी का बाप नहीं तोड़ सकता, तो क्यों ना हम मुद्रा पे इसी नियम को अप्लाई करके देखें। तो पता चलेगा कि अगर मुद्रा के ऊपर ये नियम अप्लाई हो जाए और मुद्रा जो है वो व्यापक रूप से समाज को अफ़ेक्ट करती है, तो धीरे-धीरे ये जो दिक्कत है उस दिक्कत से निजात पाया जा सकता है। ये एक किस्म का डिटॉक्स है, कि यदि आपने मान लीजिए कि कीटाणु अगर आपके शरीर में है, तो उसको बाहर निकालने के लिए आपको अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ता है, डिटॉक्स करना पड़ता है। तो मुद्रा का पूरा तंत्र जो है वो एकदम ऊर्जा के नियम से दूर जा चुका है। ऊर्जा का नियम है ही नहीं। तो अगर इसका सीधा-सीधा सॉल्यूशन अगर एक लाइन में प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो यही है कि भई मुद्रा को आप ऊर्जा के नियम से रख दीजिए। पर ऊर्जा के नियम से रखने के लिए आपको कोई कानून पास करने की ज़रूरत नहीं है। बिटकॉइन जिसने बनाया है उसने उसी सोच से बनाया है कि भई कानून पास करना कभी किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है।
कानून पास करने में आप जो भी मेहनत या जो भी ऊर्जा या जो भी आंदोलन या जो कुछ भी कर रहे हैं, वो असुर ने ही आपको दिया हुआ है कि भैया तुम्हारे पास थोड़ी बहुत ऊर्जा है, वो भी लाओ मैं छीन लूं इसके माध्यम से। तो आई होप कि ये जो पिछले 2 हफ्ते है, उस 2 हफ्ते में आपको चीजें समझ में आई है, और कल से हम जो बात करेंगे उसके अंदर हम थोड़े कुछ स्टेप की बात करेंगे। उसमें ओशो का क्या रोल है, जैसे इस पूरे मतलब पूरा जो भी हमारा कार्यक्रम है उसमें ओशो की चेतना का भी कुछ रोल करेंगे कि ओशो ने इस विषय में कोई प्रयास किया था या नहीं किया था, उनका जीवन कैसा था, या उन्होंने इस बाबत के ऊपर कभी गहराई से जानने का कोई प्रयास किया था या नहीं किया था, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। तो अगले हफ्ते में थोड़ा ओशो के बाबत और ये जो हमने समझा है उसमें प्रैक्टिकली हम क्या क्या कर सकते हैं, ऐसे कुछ मॉडल मैंने तैयार किए हैं, उस मॉडल के ऊपर बात हुई। कोई फाइनल कमेंट है तो आप सब कर सकते हैं। जी चाहता हूँ। हाँ, आएगा आएगा, मतलब कि अगला हफ्ता उसी का है, अगले हफ्ते में वो चीज आएगी। चैप्टर है ही जो न्यू संन्यास क्या है, उसको लाने की जरूरत क्या पड़ी थी, क्यों हुआ था, ये सारी चीजें आएगी। जी ठीक। हाँ जी भाई, और कोई साथी कुछ पूछना बताना चाहता है, कोई फाइनल कमेंट है तो भी कर सकते हैं। कैलाश जी, यस। IVF 1990 में था अमेरिका में। कैलाश जी, आपको कुछ ना कहना हो तो म्यूट रखें। हेलो। हाँ जी, बताइए। हाँ दोनों एक साथ। ओके। जी विश्वजीत। 1990 में आ गया था। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये बोल रहा हूँ कि IVF 1990 में आ गया था अमेरिका में। 78 के आसपास। अरे इतना पहले तो हाँ हाँ, इसका वही इंडिया में देखिए, तो बहुत लेट पहुंचा है। भैया इंडिया में तो सारी, देखिए पूरे विश्व को कंट्रोल करना एक साथ नहीं हो सकता, उसके चरण होते हैं, और ये चरण जो है वो कोई टेक्निकल मजबूरी नहीं है, ये साइकोलॉजी है। भाई भारत की सड़कें जो है वो अमेरिका जैसी क्या नहीं हो सकती? आपको क्या लगता है नहीं हो सकती? तो क्या उसको मतलब कि संसाधनों की कमी के कारण रोका जाता है या कोई और कारण होगा? ये तो कोई और कारण होगा। देखिए, कोई भी चीज यदि मुझे आपको देनी है जो कि आपको बर्बाद करे, तो उसके लिए अगर मैं सीधा सीधा आपको दे दूंगा तो आप उसका अस्वीकार करेंगे, क्योंकि मनुष्य में ये टेंडेंसी होती है। पर यदि मैं आपको उसके लिए पहले थोड़ा लताड़ू, थोड़ा ललचाऊं कि भाई देखो अमेरिका में कितनी मस्त सड़कें हैं, और अमेरिका में डेमोक्रेसी है, और तुम्हारे देश में भी डेमोक्रेसी है, और देखो तुम्हारी सड़कों पर जब भी ये चीज 20, 25, 30 सालों तक एक दो जनरेशन उसके लिए पूरा अपना पसीना बहाएगी, तो तब क्या होगा कि अब सड़क बनेगी तो कोई विरोध नहीं कर पाएगा, क्योंकि सालों तुमने ही मांगी कि हम दे रहे हैं। तो ये एक साइकोलॉजी है कि आपके अंदर पहले तो आपके दिमाग के अंदर जगह पैदा की जाती है और उसके बाद चीजें आपको दी जाती है। इस चीज को दोनों तरह से उपयोग किया जा सकता है। अभी मैं आप सबके साथ भी वही कर रहा हूं कि भाई क्या करना है उसको मैंने तीसरे चरण पर रखा है, क्या है और क्यों है उसको मैंने पहले रखा है, ताकि आपके दिमाग में वो जगह पैदा हो। ये 14 दिन में मैंने क्या किया है आपके साथ? 14 दिन में मैंने आपके दिमाग में एक जगह पैदा की है कि आप चीजों को समझे। करना तो देखो सीधा सीधा तो कोई नहीं कर सकता, पहले दिमाग में जगह पैदा करनी पड़ती है। पर ये दिमाग में जगह पैदा करने का उद्देश्य क्या है, ये महत्वपूर्ण है। यदि दिमाग में जगह पैदा करने का उद्देश्य व्यक्ति को स्वतंत्र करना है तो ये धार्मिक काम है। पर यदि दिमाग में जगह पैदा इसलिए किया जाता है ताकि आपको कुछ ऐसी चीज पकड़ा दी जाए ताकि आपकी छोटी बहुत थोड़ी बड़ी चेतना जो बची है वो भी मर जाए, तो ये फिर अधार्मिक हो जाएगा। तो तरीके तो राजा के या शैतान के एक ही है, पर दोनों में जो मूल डिफरेंस है वो ये है कि क्या कोई प्रणाली आपको स्वतंत्र करती है या कोई प्रणाली आपको बांधती है। ये व्यक्तिगत आपको तय करना है। जी विश्वजीत। पर अब क्या करें, ये ज्यादा मतलब क्या करें? इसमें देखिए कोई भी चीज याद रखने लायक नहीं है, कोई आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा, ना आपको याद सब कुछ
अगर मान लीजिए आपने कुछ प्रयास कर लिया तो आपको कोई रिवॉर्ड भी नहीं मिलने वाला है। ये समझ की बात है। यदि आपकी समझ आप बताएंगे तो कहानी मुझे याद हो जाएगा, इसलिए नहीं, कल मैंने कहानी ये बताई ना, ये जो वो जमींदार वाली कहानी थी। वे हाँ, जमींदार का टारगेट आपको लूटना था और लूटने के लिए पहले उसने लाठी अपनाई, फिर उसने अस्पताल अपनाया, फिर उसने बैंक अपनाया और अब वो आईएएस की बात कर रहा है। सिंपल सी बात है जी। हाँ जी, कैलाश जी। जी जी जी, विश्व जी बताओ, खुल के बताओ। जी कैलाश जी, आप बताएं फाइनल कमेंट। नहीं, मेरे एक बीच का क्वेश्चन रह गया था। ये जो जी आईवीएफ जी। होता है, हाँ, हम्म इसको क्योंकि हमको बुला चुके हैं कि हम जो पहले जमाना में दाई था, वो हम्म मैंने जो मैंने ये होता था, बार्थ होता, चाइल्ड बार्थ होता था, उसका टेक्निक्स मैंने पूरा नॉर्मल लोग को पता था, मैंने गांव के आदमी को पता था। अभी ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेट दे के बोलते तुम लोग कर नहीं पाओगे, तुम इलीगल हो, हम जैसे करेंगे वो लीगल है। अभी तो वो सिजेरियन करते हैं हर बात को, 80% 90% पूरा सिजेरियन करते हैं। हम्म और इसीलिए फिर सिजेरियन करते हैं, फिर इसको वैक्सीन देते हैं, फिर ये करने के बाद हमको पता चलेगा कि जो डिलीवरी होता है उसको ऐसा होता है। फिर बाद में इसको जो आईवीएफ लाने के लिए ये तो पाथ बना रहे हैं। मेरे को कहना है तो इसको इलीगल क्यों किए, पता ये इसके टॉपिक में हम बाद में फोन में बात कर लेंगे। लेकिन कुल मिला के आज जो टॉपिक बहुत 100% ठीक था, आगे जाकर जो देखेंगे वो भी ठीक रहेगा। हमको हमको एक ही बात समझना है, वो जो एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी जहां में लगेगा वो ठीक है, अगर वो नहीं लगता है, पता चलता है, तो ये अन्याय वो 100% होगा। हम्म। इतना आप ओके समझे। ओके, बहुत बढ़िया जी। रोनिक जी, फाइनल कमेंट। फाइनल कमेंट तो मेरे ये हैं कि जी जैसे आपने बताया कि जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें आप 7 मॉडल बताने वाले हो। तो 7 मॉडलों में अब क्या है, क्या नहीं है वो तो कल ही पता लगेगा। लेकिन जो हमने 14 दिन में सीखा मेरे हिसाब से वो बहुत ज़्यादा सीख लिया। मतलब हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस लेवल पे जाएँगे और जो ये मुद्रा के बारे में चीज़ें सीखने की मिली हैं, यानी कि हमें तो बिल्कुल भी नहीं पता था कि इकोनॉमी किस लेवल की है और हम उसको किस लेवल का समझ रहे हैं। तो जो हम्म एक्चुअल इकोनॉमी हमने अब समझी है 14 दिन में, वो आपने उसको इतना संक्षिप्त में बता दिया कि ये अगर 1 साल भी अगर लगाएँ किसी को समझाने में, तो भी वो अच्छे से नहीं समझ पाएगा। वो हमें 14 दिन में सीखने को मिल गया। इतना बहुत बारीकी से और इतना एक्यूरेट चीज़ों को समझाया आपने, मतलब जो जो चीज़ नहीं है जानने की, उसको आपने एलिमिनेट कर दिया और डायरेक्ट ही उसको आपने माया और ब्रह्म और अस्तित्व हम्म, के जोड़ के इस तरीके से समझाया कि हमें चीज़ें क्लियर हुई हैं। तो जी अब तो बस कल ही का इंतज़ार है जहाँ आप वो पूरा शेड्यूल डालेंगे पूरा हफ्ते का। बस जैसे ही आप हाँ डालेंगे हाँ, हम उसपे प्रतिक्रिया जी देंगे जी। अपनी। धन्यवाद। ओके, बहुत बढ़िया जी। संजय जी, आखिरी कमेंट। बस स्वामी जी, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ आपकी बातें सुन के, अपने जीवन का जो नया दृष्टिकोण मिलता है, बहुत बढ़िया है। ओके, चलिए, स्वागत है जी। राजेंद्र जी, अगर सब कुछ ठीक है और बात कर सकते हैं तो करिए कोई आखिरी कमेंट। नहीं, नो कमेंट्स अभी के लिए। अच्छा, तो मैं एक कमेंट कर दूं कि मैं काम दिया हूं यार, करो वरना जी। प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, करता हूँ। ओके हाँ हाँ हाँ, करता हूँ ओके, करता हूँ। हाँ हाँ, नो। हाँ आशा जी, फाइनल कमेंट। चलिए, आशा जी सो गई है तो आप सबको भी शुभ रात्रि और कल रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे। Thank हाँ, you। गुड। एक मिनट। जी 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 जी, हेलो, बताइए। वो जो होमवर्क दिया है, थोड़ा और एक बार थोड़ा रिपीट कर दीजिए। आपके लिए नहीं है मेरे भाई, आपके लिए नहीं था वो, तो राजेंद्र जी की और मेरी बात थी। अच्छा 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 अच्छा। कोई आपका सवाल है, पूछिए और कुछ है। अच्छा, सवाल नहीं है कुछ। चलिए फिर, शुभ रात्रि आप सबको। शुभ रात्रि।